ख्वाहिशें छोटी ही सही पर उसे पाने की चाहत बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, अगर बात करें चलने वाले पैरों की तो दोनों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान हुआ ना कभी पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि परिस्थिति कुछ ही समय में बदलने वाली है। और कुछ इसी प्रकार हम मनुष्य का जीवन भी होता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे, खट्टे मीठे पलों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन इन पलों को हम बेहद ही खूबसूरत और सरलता से व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है हमें दो बातों को अपनाना। पहला, ना तो परिवर्तन से डरना है, और दूसरा, ना तो संघर्ष करने से कतराना है। और बस यूं ही इसी प्रकार जीवन के लक्ष्य के प्रति निरंतर अग्रसर रहना है और हमारे पास जो कुछ है उसमें खुश रहना है। हालांकि हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। तो आइए एक अच्छी सी सोच और विचार के साथ महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन से आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के अति विशेष अतिथि का। आप है योग आचार्य श्वेतांक आनंद जी। दर्शकों, इसी के साथ बता दूं कि यह भारत के सबसे पहले कम उम्र में योग रत्न उपाधि पाने वाले पहले योग आचार्य हैं और साथ ही साथ इनके सक्रिय योगदान के इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं: मदर टेरेसा सद्भावना अवार्ड, भारत शिक्षा रत्न अवार्ड इत्यादि। इसी के साथ आइए पुनः स्वागत करते हैं हमारे आज के अति विशेष अतिथि का। श्वेतांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद शक्ति जी। जैसा कि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का श्वेतांक जी बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा कथन है, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि बिना स्वास्थ्य जीवन नहीं होता, बल्कि दुखों और आलस की अवस्था होती है। ऐसे में आपके दृष्टिकोण से जानना चाहूँगी, क्या है स्वास्थ्य और क्या है स्वास्थ्य जीवन? हाँ, हमारे यहाँ परंपरा में 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम पूजा पत्ती में भी बैठते हैं तो हम संकल्प लेते हैं, तो चारों में से एक पुरुषार्थ या चारों साधारणतया हमारी इच्छा होती है कि चारों पुरुषार्थ में की प्राप्ति हो हमें। तो इसके लिए ये जो शरीर का माध्यम है, इसके बिना किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति असंभव है। पहला धर्म, पाप और पुण्य की परिधि जो है वो धर्म है, सामान्य जन के लिए धर्म है। फिर अर्थ, जो भी आप विस्तार देख रहे हैं चारों तरफ, अर्थ है। फिर काम, जो भी आपकी भोग की आकांक्षा है वो काम है। और अंत में मोक्ष, जो पाप पुण्य की परिधि से बाहर भी होते हैं। अक्सर हम संत में जो परमहंस अवस्था की स्थिति को प्राप्त लोग हैं और साधारण जो प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, उनमें हम अंतर नहीं कर पाते। तो परमहंस अवस्था को जो प्राप्त हैं वो आचार विचार सबसे ऊपर उठ के चंदन और विष्ठा दोनों ही उनके लिए एक समान है उस स्थिति में। तथापि बात यहाँ स्वास्थ्य की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका शरीर है ये एक माध्यम है इन चारों पुरुषार्थों के लिए। ये 4 दिशाएं जीवन की, हमारी सामान्य जन की 4 उपलब्धियाँ, लेकिन ये निर्भर करता है पूरी तरह इस शरीर के वाहन पर। और ये शरीर जितना आपका स्वस्थ होगा, और स्वास्थ्य की यदि परिभाषा हम देखें तो जो स्व में स्थित हो, अपने में आपकी स्थिति, साधारणतः हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर और मन का जो यंत्र आपको मिला हुआ है, इसका व्यवस्थित होना, संतुलित होना, और इससे आप ठीक ठीक कार्य ले सकें और जहाँ आप हैं उससे आगे इसको विकसित कर सकें, इसी को स्वास्थ्य कहेंगे।
बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अगर बात करें योगा की, तो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की एक ऐसी संस्कृति है जो अपने भीतर तमाम महत्व को समाई हुई है और योगा भी उन्हीं में से एक है। आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई। ऐसा है कि इस बात को समझने जानने से पहले ये देखना होगा कि पूरे विश्व में दो तरह की विचारधाराएं हैं। हम मानने के लिए मान सकते हैं कि एक पश्चिम की विचारधारा और एक पूरब की विचारधारा, और उसकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। पश्चिम से सिर्फ ये भूखंड से मेरा मतलब नहीं है, एक विचार से मेरा मतलब है, एक सोच से मतलब है मेरा। लेकिन निश्चित रूप से वो दर्शन जो पूरब की है वो हमारी तरफ विकसित हुई है, और जो पश्चिम की है वो भारत से बाहर विकसित हुई है। ठीक, तो एक जो विचारधारा है, जो पूर्वी सोच है, वो ये कहती है कि सनातन, सनातन का अर्थ ये है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो जो गूढ़ विज्ञान की बात है, चाहे योग हो, तंत्र हो या ध्यान हो, साधना पद्धतियाँ हो, उसके विषय में या परमात्मा ही हो, उसके विषय में हमेशा ही मानते हैं कि ये सनातन सदा से था, और या जीवन हो, इसके विषय में हमारी ये धारणा है कि ये सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो योग के विषय में भी ऐसा ही है। लेकिन हाँ, यदि सामान्य जनमानस के लिए आप ऑन रिकॉर्ड, हमारे यहाँ इतिहास की बात नहीं रही, पुराण की बात रही। याद रखें, पुराण और इतिहास में फ़र्क है, क्योंकि हम मानते हैं कि सारी चीज़ें गोल सर्कल में हैं, अवतार बार बार होंगे, हर चीज़ लौटेंगी, ये जीवन हमेशा एक चक्र की तरह है, हम जाके भी फिर वापस लौट आएंगे। तो उस संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि हिरण्यगर्भ पहले इसके उपदेशक हुए। उसके बाद की हम बात करें तो भगवान शिव को हम अपनी पद्धति में ये मानते हैं कि भगवान शिव को गंगोत्री की तरह, कि सारे उपदेश शिव से, सब कुछ तंत्र हो, योग हो, आग, सब कुछ वहाँ से शुरुआत हुई है, और उनकी प्रथम शिष्या उनकी पत्नी भगवती सती हुई। इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी हुई। इसीलिए भगवान शिव को योगराज कहा गया है, सभी योगों, और भगवान कृष्ण को योगी राज कहा गया कि उनसे अच्छा फॉलो करने वाला कोई भी नहीं हुआ। तो उसके बाद आधुनिक समय की यदि हम बात करें तो कई लोगों ने बहुत विशेष योगदान दिया। बहुत शुरुआती समय से ही पश्चिम में भी जाती रही चीज़ें। विवेकानंद, शिवपुरी बाबा, रामतीर्थ महाराज, बहुत से लगातार चीज़ें जाती रहीं। आधुनिक युग में भी यदि 100 साल के आसपास में हम देखें तो तेलंग स्वामी जी महाराज बनारस के 350 साल के, देवराहा बाबा कई सौ सालों के, रामदास काठिया बाबा, ये लोग बड़े विशेष ज्ञाता हुए। और अभी के समय में हमारे यहाँ मुंगेर योग विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी बहुत से अच्छे योगी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि अगर बात करें योगा की, कहते हैं कि वर्तमान की सबसे मूल्यवान विरासत है योगा, जो सदियों से हमारे देश में एक व्यायाम के रूप में अभ्यास की जा रही है, और इसकी महत्ता आज पूरे विश्व में इस कदर फैल चुकी है कि ये आज की आवश्यकता बन गई है। ऐसे में आपसे चाहूँगी कि इसकी महत्ता से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वी जो विज्ञान है वो कई डायमेंशंस को, कई आयामों को लेके चलता है। एक आयामी ने बहुआयामी, चूँकि हमारी दृष्टि हमेशा ही चारों पुरुषार्थों पर है, ये 4 दिशाएं जो जीवन की हैं। तो हमारे यहाँ जिस भी विज्ञान की बात होती है उसमें इस तरह से उसका निर्माण किया गया है कि आपके जीवन के हर एक आयाम को, हर एक पहलू को वो स्पर्श करे। तो योग भी उसी तरह से। साधारणतः यदि योग की हम बात करें कि योग क्या है, तो पतंजलि योग दर्शन में योगश चित्तवृत्ति निरोधः, योग है चित्त के वृत्तियों का रुक जाना। जो दूसरा पतंजलि योग दर्शन के साधना पाद में दूसरा जो श्लोक है योग के लिए। तो चित्त क्या है, वृत्ति क्या है? चित्त, ऐसा मान ले कि आपके अंदर जो एक बोर्ड है जहाँ विचार चल रहे हैं उसको चित्त, और जो विचार चल रहे हैं वो वृत्तियाँ। जब वो रुक जाती है, कोई ऐसी अवस्था हो कि जब वो रुक जाए, तो उस रुकी हुई अवस्था के व्यक्ति को ही हम योगी कहेंगे, और उसी अवस्था को योग कहेंगे।
और वहाँ तक जाने के बहुत से रास्ते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक। लेकिन एक योगी पूरी तरह हर एक रास्ते को जानता है। वो समझता है कि किसको मंत्र देना है, किसको तंत्र देना है, किसको आसन प्राणायाम के जरिए करवानी है। जैसे क्रिया योग है ना, लाड़ी माँ से महाअवतार बाबा जैसे शुरू हुए लाड़ी माँ से योगानंदा जी ने 7 क्रियाएं उसकी, ठीक। तो ये आपके शरीर को भी प्रभावित करता है, ये आपके मन को भी प्रभावित करता है हर इस। और हम जो ये जीवन जी रहे हैं वो 2 ही आयामों में जी रहे हैं, एक शरीर और एक मन। इसके बाद कि हमें कुछ भी नहीं पता है, और इन्हीं चीज़ों को ये स्वस्थ और बेहतर करता है। आज से यदि 100 साल पहले की बात हम करें, और एलोपैथ के शुरुआती स्थिति में जो पश्चिम की चिकित्सा है, तो 350 साल पहले तक वो ये मानते ही नहीं थे कि ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यदि कोई योगी कहता कि ब्लड सर्कुलेशन पर वो कंट्रोल कर सकता है तो नहीं मानते। और जब पश्चिम ने हम प्रशासन किया, तो जब भी कोई कौम किसी प्रशासन करती है तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो बढ़त बनाने के लिए आपकी अच्छी बातों को भी वो नीचे करके रखती है। तो योग करने वाले लोगों को वो कि ये मदारियों का देश है, क्योंकि कोई सर के बल बैठा है, कोई नाक दबा रहा है, कोई पेट खींच रहा है। आज वही पश्चिम पूरा योग कर रहा है। आप सोचिए कि मशीनें उस समय विकसित नहीं थे, फिर भी कैसे पता कि ये क्रियाएं हमें स्वास्थ्य दे रही हैं। कोई भी एक्सरसाइज, व्यायाम और योग में अंतर, आपने कहा ना ये व्यायाम के रूप में की जा रही है, ठीक बात है, लेकिन व्यायाम और योग में बहुत अंतर है, बिल्कुल विपरीत उसके परिणाम है। जो यौगिक आसन है, आपका व्यायाम से मतलब आसन होगा, जो यौगिक आसन है वो बहुत दूसरे डायमेंशन में काम करते हैं, दूसरे आयाम, वो आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। पहली बात, कोई भी एक्सरसाइज आपके डायबिटीज, थायराइड या बीपी में शायद काम करे, शायद, लेकिन योग में बहुत से आसन हैं जो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से जो आपका सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो हम ये मानते हैं कि रोग भीतर से होता है, सिस्टम जो आपका, उसका परिणाम बाहर दिखता है, तो उस सिस्टम पर ये काम करता है यौगिक आसन। जो व्यायाम है आयाम, विशेष विस्तार, समझ रहे हैं, वो बाहर के मसल्स पर, बाहर की चीज़ों पर काम करता है। तो ये व्यायाम बना के करने की जो प्रक्रिया है, इस पर बहुत ध्यान देना होगा कि योग अलग है, ये एरोबिक एक्सरसाइज नहीं है। एरोबिक एक्सरसाइज में आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आपको कैलोरी ज़्यादा खर्च होगी, आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बाहर की शक्ति आपकी शायद बढ़ती चले, लेकिन यौगिक व्यायाम आपके इंटरनल आपको ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा यंग। जैसे आपने आते ही कहा ना कि आपको तो किसी मेकअप की ज़रूरत होगी, मैंने कहा नहीं, इसलिए क्योंकि जो योग है, आपका ब्लड सर्कुलेशन यदि ठीक है, आपको ऑक्सीजन की मात्रा यदि ठीक जा रही है, आपका मन यदि आप किसी भी अवस्था में शांत करना जानते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अपने आप प्राकृतिक रूप से आभा मंडल रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि योगा हमें शारीरिक साथ साथ हमारे मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाता है। ऐसे में आपसे, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि योगा के कई आसन और जिसके ज़रिए तमाम बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, आपसे चाहूँगी कि योगा के कुछ महत्वपूर्ण आसनों के बारे में हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। अच्छा, जब आप आसन की बात करते हैं तो आपका अर्थ उससे ये होता है कि योग की कुछ ऐसी क्रियाओं को बताया जाए जिससे सामान्य जनमानस स्वस्थ रह सके। ठीक, महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं, एक सामान्य जनमानस के लिए है और एक है कि बहुत उच्च स्तर की चीज़ें, दोनों अलग अलग लोगों के लिए हैं। और ठीक, साधारण जनमानस के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं जो स्वस्थ रह सकें, तो उसमें वो सूक्ष्म योगिक क्रियाओं से शुरू करें। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का साधारण मतलब मैं बताता हूँ कि नीचे से ऊपर तक जितने ज्वाइंट्स हैं उनको क्लॉक एंटी क्लॉक यदि आप घुमाते हैं तो वो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं। उसको आप किसी को भी करवा सकते हैं और खाना खाने के 4 घंटे बाद भी, तो वो आपको स्वास्थ्य देगा और उच्चतर आसनों के लिए तैयार करेगा। क्योंकि कहीं भी हम कहते हैं, आयुर्वेद में भी कोष्ठ शुद्धि सबसे पहले, मतलब आपके शरीर में भोजन के जरिए, खाने पीने के जरिए, सोच के जरिए, है ना, जो अशुद्धि हो गई है वो कहाँ, जॉइंट्स में आपके इकट्ठा होती है और वहीं से चीज़ें धीरे धीरे खराब होती। तो यदि आप जॉइंट्स पर थोड़ा काम करते हैं तो आप किसी भी रोग में अपने को ठीक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी के मार्गदर्शन का मतलब निर्भर बनाना नहीं होता, याद रखें। जब भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि मार्गदर्शन, तो हमें लगता है अच्छा
आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिपेंड हैं। और ये पश्चिम की सोच ने हमें एक बात दे दी है कि हम स्वनिर्भरता को इतने दूर तक ले गए हैं कि हम अहंकार और स्वाभिमान में फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये पूरा जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। एक चीज़ का संतुलन बिगड़ जाता है तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है। आपने देखा कोरोना काल में, आपने देखा ऑक्सीजन की, आज ये पौधे हैं न रहें तो हम नहीं रह सकते। आज मिट्टी यदि उपज देनी बंद कर दे तो हम, आज सूरज, तो बात इतनी है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, समझ लें। और छोटी छोटी आप कैसे समझते हैं कि सामान्य चीज़ें सीखने के लिए भी, ABCD सीखने के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत है और आप योग जैसी चीज़ें स्वयं सीख जाएंगे? नहीं, हो सकता है कुछ चीज़ें आप कर लें, लेकिन आप यदि उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप मेजर मिस्टेक करेंगे और वो मिस्टेक आप पर भारी पड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे ये तो गलत है जी, योग भगाए रोग तो योग लगाए रोग। याद रखें, योग बहुत, तो सबसे पहले किसी के मार्गदर्शन में करें सूक्ष्म योग क्रिया। दूसरी बात, कुछ साधारण स्वस्थ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे आसनों का चुनाव करें जो पीछे की तरफ झुकने वाले हैं, और कुछ ऐसे आसनों का चुनाव करें जो आगे की तरफ झुकने वाले हैं। अब जिनको स्पाइन, अब साधारण में जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम, कोई दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, वो आगे झुकने वाले नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। जिनको BP वगैरह की प्रॉब्लम है वो सर के बल वाले आसन नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधी रोग है, वो श्वास रोकने वाले नहीं करेंगे। जिनको पित्त, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ 3 तरह के, तो एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम है वो सूर्यभेदी प्राणायाम वगैरह, जिससे कि अग्नि बढ़ती है शरीर में, वो क्रियाएं, वो प्राणायाम नहीं करेंगे। जिनको कफ की प्रकृति है, क्योंकि आयुर्वेद वात पित्त कफ पर ही चलता है, कफ है ना, वो ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे जो कफ बढ़ाए, जैसे शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम आदि, वो ये नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी कुछ ऐसे पहले पीछे झुकने वाले, फिर आगे झुक, हमेशा ध्यान रखें कि एक यदि आप आगे झुकने वाले करते हैं तो एक पीछे झुकने, आप सेट बना के चलेंगे। दूसरी बात, कुछ ट्रायंगल वाले आसन जो आपको, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन या मत्स्येंद्रासन है ना, त्रिकोणासन है ना, ये आसन वगैरह आप करेंगे थोड़ा सा कि आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो थोड़ा सा। उसके बाद कुछ बैलेंस वाले आसन, जिसमें आपके शरीर को, जैसे ध्रुवासन, एक पैर पर खड़े होना, हाथों पर बैलेंस को ये करना है ना, उत्थित पद्मासन वगैरह वो कर लें तो आपका सेट आसनों का पूरा हो जाएगा साधारणतया। दूसरी बात, प्राणायाम की बात करें। प्राणायाम में जो सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम, उसको करने की बात मैं बताता हूँ। एक प्राणायाम है जो किसी भी रोग में किसी को भी आप करवाएंगे अवश्य लाभ होगा। उसको कहते हैं, नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं, और साधारणतः अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। उसमें जो जैसे बताया जा रहा है यदि वैसे करेंगे तो ज़रूर लाभ होगा। दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, वैष्णवी मुद्रा। हर एक चीज़ का अपना मतलब, चूँकि ये 5 उंगलियाँ 5 तत्व की प्रतिनिधि हैं, है ना। इसमें कई आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले आकाश, ये आकाश तत्व है, निराकार। उसके बाद तब ये वायु, उससे सूक्ष्म कहते हैं। यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आप पूरी फिलॉसफी भी समझ जाएंगे। आकाश निराकार में सबसे पहले वायु की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो अब ये दोनों उंगलियां, ये पहली बार मैं इस पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अब ये आकाश और ये वायु तत्व, आपने इस चीज़ को ऐसे मोड़ दिया। अब अंगूठे के नीचे यदि किसी तत्व को आप मोड़ते हैं तो तत्व कम होगा, और यदि सीधा लगाते हैं तो बैल, जैसे वायु यदि ज़्यादा हो गई है तो वायु मुद्रा। किसी को गैस की प्रॉब्लम कुछ ऐसा है तो वायु मुद्रा आप लगा के बैठा दें 15 मिनट से 1 घंटे तक, 15-15 मिनट करके 4 बार, या 20-20 मिनट करके 3 बार, या आधे घंटे करके 2 बार ये लगाते हैं। गैस की प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई दिक्कत है तो अब तो गैस कम होनी शुरू हो जाएगी। वायु संबंधित दिक्कत या आर्थराइटिस वगैरह में भी, वात रोग में जो भी आते हैं, हृदय संबंधी रोग हो गया, BP हो गया, जो भी है, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो अब जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वायु तत्व का कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए आप इसको मोड़ते हैं, और अंगूठे के नीचे आप इसीलिए मोड़ते हैं इसको, ठीक है ना। और वायु पर ही आप काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चौथे तत्व पर आप काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आकाश को भी आप मोड़ते हैं कि वो कहीं, ठीक है ना। ये 5वां चक्र, ये आकाश से संबंधित, आकाश तत्व से संबंधित, तो इन दोनों को इसीलिए मोड़ा जाता है। तो ये वैष्णवी मुद्रा है। सीधा बैठ जाएं कहीं भी, सबसे पहले गहरी श्वास को बाहर निकालें, दाहिनी नासिका को बंद करें
और धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास खींचें, धीमे। याद रखें, यदि आप तेज करते हैं वो योग नहीं है, वो कुछ और है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुंडलिनी जागरण, कुछ ऐसी स्थिति में गुरु ने बताया हो तो अलग बात है। नॉर्मली बहुत धीरे धीरे श्वास को खींचें बाई नासिका से, और दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, जितने सहज। याद रखें, योग में सहजता बहुत आवश्यक है। जब आप क्रिया की बात करते हैं, योग के दो, मेरे अनुसार योग के मूलतः दो ही पक्ष हैं, एक क्रिया योग और एक ज्ञान योग। क्रिया योग मतलब मैं तो योगानंदा जी की बात नहीं कर रहा क्रिया योग की, वो भी ठीक है, उन्होंने उनकी परंपरा महाअवतार बाबा जी से जो चली, फिर लाड़ी मासा, फिर युक्तेश्वर गिरी, योगानंद जी, उन्होंने मूलतः 7 क्रियाओं की बात करी है ना। लेकिन हिमालय के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग क्रियाएं हैं, ये ठीक है। उन्होंने उस समय में गृहस्थों के लिए कुछ क्रियाएं बताई जो वो सहज कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही क्रियाएं नहीं हैं, उससे ज़्यादा भी, ठीक है ना। तो जब आप कुछ करते हैं तो क्रिया योग है, क्रिया है ना। और जब आप सिर्फ अपने विचार के जरिए, श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन के जरिए, तो वो ज्ञान योग हो गया। तो ज्ञान योग का आधार मन है और क्रिया योग का आधार शरीर है। जब आप क्रिया योग करते हैं तो हमेशा शरीर की सहजता को ध्यान में रखें, मन की नहीं कि कभी ज़्यादा कर लिया कभी कम कर लिया, है ना, वो नहीं कर, वो अपने शरीर को, वहाँ आपका शरीर है थर्मामीटर। तो इसमें आप धीमे धीमे श्वास लेंगे जितने सहज हो शरीर, और धीरे धीरे फिर दाहिनी नासिका से छोड़ें। फिर जब पूरी श्वास छोड़ दें, छोड़ने को रेचक, लेने को पूरक और रोकने को कुंभक करते हैं। कुंभक की बात मैं नहीं कर रहा। और धीरे धीरे श्वास को खींचें दाहिनी नासिका से, और फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से। ये एक हुआ, ऐसा 21 बार ए डे 2 टाइम्स, सुबह और शाम। यदि आप करते हैं इसको तो आप बहुत से रोगों से अपने आप ही देखेंगे। और संख्या से करें, घड़ी देख के नहीं करें, क्योंकि आज आप यदि 1 मिनट में 10 श्वास खींच और छोड़ रहे हैं तो 3 महीने के बाद वो 8 हो जाएगी अपने आप, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अशुद्धि दूर होगी। तो साल भर के बाद आप 5 पर पहुंच जाएंगे, 2 साल के बाद आप 3 पर पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको घड़ी देख के नहीं करना है, फिर आप 21 बार करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि 1 मिनट में भी 1 श्वास आपकी आने लगेगी, उससे भी ज़्यादा, फिर आपकी कंट्रोलिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक क्रिया किसी को भी आप बता सकते हैं, और खाने के 2 घंटे बाद भी यदि कोई करे, जो बीमार है तो वो लेटे लेटे भी कर सकता है। इसका परिणाम ये होगा, समझ लीजिए, कि आपके शरीर में जो भी अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो। क्योंकि जब आप गौर से देखेंगे तो एक नोस्ट्रल हमेशा चलती रहती है, एक ये राइट और ये लेफ्ट। हाँ हाँ, ये राइट, इसको कहते हैं शिव, सूर्य, गंगा, और ये यमुना, लेफ्ट ईड़ा। हमारे शरीर में योगियों ने जो 72,000 वो नाड़ियाँ, उसमें 10 मेन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, समझ रहे। तो पिंगला जो है ये सूर्य नाड़ी है, इसको दिन, गर्म, पुरुष, शिव, ठीक है ना। इसको ठंडी चंद्र नाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 घंटे के लिए ये चलती है, और 1 घंटे के लिए योग के एक बहुत गहरे डायमेंशन में, गहरा आयाम है, ठीक है, उसको कहते हैं स्वर योग। इसके बहुत कम जानकार हैं और ठीक ठीक कम जानकार हैं। इसमें एक बात है कि 1 घंटे के लिए ये चलेगी, 1 घंटे के लिए ये चलेगी, तो इन्हीं दोनों, और थोड़ी देर के लिए दोनों नोस्ट्रल चलेगी। तो ये जो राइट नोस्ट्रल है ये लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी हुई है, और लेफ्ट नोस्ट्रल राइट ब्रेन से जुड़ी है, इसीलिए इसको वही योगी नियंत्रित कर सकते हैं जो कि अपने मस्तिष्क पर नियंत्रित कर सके। तो आप इसको यदि करते हैं तो दोनों ही नोस्ट्रल, दोनों ही ऊर्जा को आप नियंत्रित करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्योंकि कोई भी रोग तभी होता है जब एक नोस्ट्रल ज़्यादा या कम चलने लगे, तो आप स्वस्थ होने लगेंगे। ये दिन कौन कौन से योग क्रियाएं हमें करनी चाहिए ताकि हम खुद को स्वस्थ रख सकें? हाँ, जैसे पीछे भी बात हो रही थी, ठीक है ना, कि आसनों पर बात हुई, एक प्राणायाम पर बात हुई, है ना। तो ये करने से आप, सामान्य लोगों के लिए ही बात हो रही है कि सामान्य लोगों को, क्योंकि हायर डायमेंशन की बात अलग है, तो सामान्य स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकें। आप वात पित्त कफ को संतुलित जितना करेंगे अपने शरीर में, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, आपके शरीर की अशुद्धियाँ जितनी ही आप दूर कर सकें, जो दैनिक जीवन में आपके खान पान, विचार, सोचने के जरिए, चिंता, है ना, वो कहते हैं ना, चिंता ने चिता से कहा तुम तो मृत को जलाती हो और मैं तो जिंदे को। तो इन कारणों से आपके शरीर में जो संतुलन, जो असंतुलन आ जाता है,
उसको संतुलित करने के लिए कुछ क्रियाएं, जैसे मैंने आसनों का कहा, जैसे और आसनों में आप खाने के बाद जैसे वज्रासन में बैठे हैं पैरों को मोड़ के, प्राणायाम में अनुलोम विलोम मैंने बताया कि ये सबसे ये है। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हैं योग में, जैसे मैं सौर योग पर बात कर रहा था। खाने के समय में आपका सूर्य नाड़ी आपकी चलनी चाहिए, तो उसके लिए हम साधारणतः क्या कहते हैं कि बाएं करवट लेट जाओ। यदि आप 5-7 मिनट बाएं करवट लेटते हैं तो तत्काल ही आपकी जो दाहिनी नासिका है, राइट नोस्ट्रल से श्वास आनी और जानी शुरू हो जाएगी। ये सूर्य नाड़ी है, ये चल पड़ेगी। तो कुछ आपने ऐसा खा पी भी लिया है या डाइजेस्ट करते हैं, पेट ठीक तो सब ठीक। तो इसके जो मूल सिद्धांत हैं, साधारणतया मैं कोई थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं साधारण जीवन में। एक तो योगी लोग जो कहते हैं कि रात चलावे सूर्य को, दिन चलावे चंद्र, सूर्य जोगी भरपूर रहे अमर संग है। मतलब पूरे रात्रि भर सूर्य चले यदि राइट नोस्ट्रल आपका, और दिन में चंद्र चले, तो आप बहुत स्वस्थ होंगे। लेकिन ये योगियों के लिए, साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं तो चीज़ें परेशानी में डाल सकती हैं। साधारण लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि खाने के समय आपकी दाहिनी नासिका चलनी चाहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। खाने से पहले भी आप कैसे चलाएं, तो बाएं करवट यदि आप लेट गए हैं, यदि आप जो एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ ध्यान मात्र से चला सकते हैं, ठीक। जो नहीं है उनके लिए सबसे आसान तरीका है, बाएं करवट आप लेटे तो दाहिनी चलेगी, दाएं करवट लेटेंगे तो बाएं चलेगी 5 से 7 मिनट में। उसमें भी यदि दिक्कत है तो आप कॉटन लेंगे, हालांकि ये सबसे ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दिया और 2-4-10 बार श्वास लें, और राइट इस तरह से। तो खाने से पहले आप राइट को चला लें, दाहिनी नासिका को, और खाने के 10 मिनट तक आप रखें, फिर छोड़ दें, ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्नान के समय भी आपका दाहिना नासिका चलना चाहिए। टॉयलेट के समय, मलत्याग के समय भी आपका दाहिना चलना चाहिए, ठीक। यदि कफ वगैरह की प्रकृति हो गई हो, जैसे आपको सर्दी शुरू लगने लगता है कि अब सर भारी हो रहा है, तो आप तत्काल ही बाईं नासिका को यदि बंद कर लेते हैं और पूरे दिन बंद, जब तक कम से कम 8-10 घंटे बंद रखिए, तो बिना दवा के जो 2-3 दिनों तक सर्दी खांसी रहती है, वो आपको 8-10 घंटे में ही वो सारा कफ निकल के और ये हो जाएगा। एक ये भोजन के समय, स्नान के समय और टॉयलेट के समय और स्नान के समय। दूसरा, जब आप पानी पीते हैं और जब यूरिन, तो फिर आपकी बाईं नासिका चलनी चाहिए। तो यदि ये आप करते हैं तो साधारण जीवन में आप बहुत स्वस्थ और बेहतर जी पाएंगे। स्वर योग का एक थोड़ा सा मैंने 5 आपको खोले हैं रहस्य, ये यदि आप करते हैं तो इसके विशेष परिणाम आएंगे जीवन में। ऐसे और भी बहुत सारी आम समस्या है जो लोगों के बीच सुनने को मिलती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड शुगर हो गया, या आपको कह सकते हैं पेट दर्द या बदन दर्द, या मतलब ऐसे कई कुछ आम समस्याएं हैं जो अक्सर सुनने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन सी योग क्रियाएं हैं जिससे इनसे मतलब छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, उसी की बात करी जा रही है। पर्टिकुलर यदि आप बात करेंगे किसी रोग की, है ना, तो उस पर अलग हो जाएगा। अब जैसे आप पेट दर्द की बात करते हैं, ठीक। पेट हमारे यहाँ देखा जाता है कि किस कारण से हो रहा है, सिम्टम का इलाज नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे जैसे कि आप सर दर्द ही है तो कई कारणों से हो सकता है। सर दर्द आपको गर्मी लगने के चलते भी हो सकता है, ठंडी लगने के चलते भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोए हो तब भी हो सकता है, नहीं सोए हो तब भी हो सकता है, बहुत ओवर ईटिंग कर ली हो तब भी हो सकता है, बिल्कुल न खाया हो तब भी हो सकता है, पित्त के बढ़ने के चलते हो सकता है, वात वायु के चलते भी हो सकता है, कफ। तो हम देखते हैं किस कारण से है, समझ रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताए हैं, है ना, नियम योग के बहुत गहरी, सूर्य योग के भी और भी पीछे, वो ऐसी चीज़ बताएं कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों को ही संतुलित करें, नियंत्रित करें, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है, अब जैसे कि पेट दर्द ही कर रहा है, जैसे बच्चों कहीं भी, तो अब यदि गैस के चलते हैं तो आप वायु मुद्रा लगाएंगे, और उसमें भी यदि अपान वायु, पहली अंगुली यहाँ और दूसरी अंगुली अंगूठे से और तीसरी है दोनों हाथों से, तो 10 से 15 मिनट नहीं बीतेंगे, 15 मिनट के अंदर आपके पेट दर्द में तत्काल रिलीफ हो जाएगा। या गैस की किन्हीं को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ढकारे आती हैं या अपान वायु की दिक्कत है, तो ये करें
लेकिन इसको करना पड़ेगा, 15 मिनट से कम में की बात नहीं है, लेकिन 15 मिनट में तत्काल उनको रिलीफ होगा। उसके अलावा यदि हृदय संबंधी कोई दिक्कत हो, किन्हीं को हृदय से संबंधित कोई आ गई है अटैक वगैरह या ऐसा लगता है उनको, तो वो ये करेंगे तो उनको निश्चित इनका लाभ होगा। लेकिन करना कितना है, कम से शुरुआत में आपकी उंगलियां फ्लेक्सिबल नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। 15 मिनट एक बार में, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 15 मिनट, और 4 बार करेंगे इस चीज़ को। 15-15 मिनट करके 4 बार 1 घंटे, या 20-20 मिनट करके, या आधे घंटे करके, या सीधा 1 घंटे। ज़्यादा भी कर सकते हैं किसी के मार्गदर्शन में यदि कोई विशेष परेशानी हो तो। ठीक, इसमें आपको हृदय संबंधी कोई दिक्कत है तो आपको जैसे आप देखें कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको करवाएं तत्काल। आपको 15 मिनट में हार्ट बीट ऊपर नीचे बढ़ रही है, आप करवाएं 15 मिनट के अंदर, बिना किसी दवा के आपको लगाया कि वो संतुलित होने लगी। क्योंकि ये सारे वात रोग में है, तो ये वात रोगों में काम आएगी आपको। बीपी अप एंड डाउन हो जाती है, लो या ठीक, तो इसमें भी यदि करवाई जाए तो इसमें लाभ होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये एक मुद्रा मैंने बताई, और भी कि जैसे नेत्र के लिए आप करें, आँखों के लिए तो साधारणतः प्राण मुद्रा है, इसका भी यही है 15 में जो मैंने पीछे बताया। कई तरह, अब यदि किडनी की प्रॉब्लम तब भी अपान वायु मुद्रा आप करेंगे, काम आएगा। यूरिन या यूरोजेनाइटल सिस्टम की कोई प्रॉब्लम, उसमें भी काम आएगा ये। कभी कभी यूरिन करने में जलन या यूरिन रुक जाती है तो उसमें भी काम है। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और साधारण दैनिक जीवन में आप यदि किसी योग को नहीं जानते हैं कुछ भी, और आपके पास समय कम है, तो आप गहरी सांस लेने छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन धीमी। पहले धीरे धीरे श्वास को छोड़ें बहुत सहज तरीके से, और फिर धीरे धीरे श्वास को लें बहुत रिलैक्स, विश्राम पूर्ण अवस्था में। शुरुआत में 1-2 मिनट भी ही आप कर पाएंगे। धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी तो आप घंटों ऐसी अवस्था में रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूरा सिस्टम हमारा जो है ये किसी एक चीज़ से चलता है, तो वो ऑक्सीजन है यदि ठीक। और योग में भी जो योगी लोग हैं, असल में योग की शुरुआत जो है कहते हैं प्राणायाम से होता है। योगी वही, क्रिया योग की मैं बात कर रहा हूँ, हठ योग की। योगी वही जिसका प्राण नियंत्रण में हो और प्राण पर वो बहुत काम करते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक या जिस भी तरह से स्वर योग। उसी में सहयोगी मुद्राएं भी हैं, थोड़े से उच्च स्तर कहें या उसी अवस्था में कहें या उसका सहयोगी कहें, ठीक है ना, वो धारणा की तरफ भी ले जाती है तत्काल ही। क्रिया योग में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे सीधा खोल के उचित नहीं है बताना, लेकिन फिर भी, क्योंकि कोई भी चीज़ काम तभी करती है, ऐसा नहीं कि बताई नहीं जा सकती, काम तभी करती है जब आप किसी के मार्गदर्शन में चलते हैं। क्योंकि जितने हायर डायमेंशन हैं उसमें एक बात है कि चाबी हमेशा जो जानता है उसके पास है। चाबी में अपने आप कुछ भी नहीं है, जब तक वो बताएगा नहीं कि ये चाबी इस ताले की है, तब तक आप कितना भी कुछ करते रहें उसका बहुत विशेष परिणाम नहीं आता है। शतांग जी, अभी आपने जिक्र किया हायर डायमेंशन योगा की, ये क्या है ये जानना चाहूँगी। ऐसा है सकते कि एक योग है सामान्य जनमानस के लिए, उनको अपने स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य, साधारणतः तो शरीर ही, मन तक तो, लेकिन साइकोसोमैटिक शरीर का मन पर असर पड़ता है, मन का शरीर पर, ठीक उसी में वो उलझे हुए हैं, उनकी वही आवश्यकता है। इससे बाहर जो लोग निकल पाते हैं, जो जिनकी समझ विकसित हो पाती है कि इसके बाद भी कोई चीज़ है, वो योग के उच्चतर आयाम में जाते हैं। इसमें 2 तरह की मूल बात है, एक साधन योग है और एक सिद्ध योग है। साधन योग क्रियाओं के जरिए, ठीक है ना, क्रियाओं के जरिए विशेष, ठीक है ना, उसमें क्या है कि अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग विशेष चीज़ें दी हुई हैं, जैसे प्राणायाम की विशेष विधियाँ, ठीक है ना। अब जैसे क्रिया योग की ही बात करें तो क्रिया योग में लाहिड़ी महाशय की डायरी है, वो एक प्रकाशित भी है, भट्टाचार्य जी ने मेरे ख्याल से प्रकाशित की, 32 डायरियाँ उन्होंने लिखी। एक तरफ तो वो ये भी कहते हैं कि आज समाधि लग गई, आज वो अवतार या वो संत आए और शरीर मेरा ग्रेविटेशन से ऊपर उठ गया। और एक तरफ ये भी कहते हैं कि मन में आज इस तरह के विचार आए, है ना,
काम के, क्रोध के, इस तरह के विचार आए तो योगियों के बारे में बहुत से भ्रम भी होते हैं। लेकिन अब एक बार वो कहते हैं कि भाई हमारी खिचड़ी लगने लगी, ऊपर चली गई, तो खिचड़ी को बड़ा महत्व देते हैं। अब इसलिए खिचड़ी में क्या होता है कि जीवा आपके बिल्कुल ऊपर ब्रह्म कपाल में चली जाती है। उसके भी ठीक ठीक पूरे रहस्य लोग जानते नहीं हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि भाई आज्ञा चक्र के पास ही वो जीवा लगती है, वो भी प्राइमरी है असल चीज़। और वो मैं अभी कहूँगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, यदि आप कैच कर सकें। जीवा ऊपर चली जाती है, देखेंगे अब ये जीवा ऊपर चली गई, ठीक है ना। और इसको एक विशेष स्थान पर लगा के जब हम ध्यान करते हैं तो अब समझिए इसका ये हायर डायमेंशन। अब जैसे बाहर मैं कोई योग नहीं कर रहा हूँ, अब ये जीवा ऊपर चली गई, तो अब जब यहाँ पर आपके श्वास नली को भी ये रोक देती है, तो जीवा जैसे तो धीरे धीरे जो भू समाधि लगाते हैं, या भू समाधि मतलब ज़मीन में कई कई महीने तक योगी लोग क्या करते थे कि खिचड़ी लगा लिया उन्होंने। तो एक तो रस का पोषण, अब आपने हायर डायमेंशन की बात, बहुत से हैं जिसमें से कुछ चीज़ों की हम चर्चा करेंगे यहाँ, जो मेरा भाव होगा। तो अब धीरे धीरे आपकी श्वास अपने आप रुकने लगती है, तो क्रियायोग भी हो गई चूँकि श्वास रुक गई आपकी। और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, जिसको पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड कहते हैं, उस पर एक अलग वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो आप एक ऐसी अवस्था में, शांत अवस्था में अपने आप जाने लगते हैं, जिसमें कि जिसको ध्यान कहें, पहले धारणा फिर ध्यान और तब अंततः समाधि, ठीक है ना। उस अवस्था में हम जाने लगते हैं। तो ये हायर डायमेंशन में इसीलिए कहा गया है क्योंकि पहली बात है कि आपकी श्वास धीमी होने लगती है, चूँकि धीरे धीरे फैलता है ये। तो मिनट में जो 16 श्वास लेते हैं, अपने आप बिना प्राणायाम के ही 10 पर चली आएगी, फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 3 पर, फिर 1, फिर घंटों बिना श्वास रहित अवस्था में। इसलिए लाहिड़ी महाशय ने भी इसको विशेष इसका नाम लिया। और दूसरी बात, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार ये अपने आप ही एक्टिव होने लगता है इसको लगाने मात्र से। तीसरी बात, आजकल हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना। तो जो मास्टर ग्लैंड है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार मास्टर ग्लैंड पर नियंत्रण संभव नहीं है, जो मिड ब्रेन, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, लेकिन मिड ब्रेन पर। तो जब भी आप बीच में ऐसे लगाते हैं तो मिड ब्रेन में एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है इस चीज़ की। तो उससे जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रस स्राव होता है, जैसे थायराइड से थायरोक्सिन, हाँ, तो उसी तरह पिट्यूटरी और पिनियल, तो उस रस, अच्छा विज्ञान की भाषा में आप माने तो, लेकिन उससे हायर डायमेंशन की बात है ये। तो वो रस धीरे धीरे टपकता है, जिसको योगी लोग अपने दूसरी तरह से उपयोग करके और अपने शरीर को ज़्यादा स्वस्थ और अपने सभी चक्रों को भी, क्योंकि इन क्रियाओं को करने वाले लोगों को बाहर से कोई विशेष क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। आपकी सुषुम्ना भी ऐसी चलने लगेगी, क्योंकि जब भी आप खिचड़ी हो गई और मिड ब्रेन एक्टिव होगा, जिसका जितना मिड ब्रेन एक्टिव है उतना ही उसकी श्वास धीमी, रुकी हुई, सहज होगी और उसकी दोनों नासिका चलने लगेगी हमेशा। अब यदि मुझे आप किसी लैब में रख दें तो 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे दोनों नासिका चलेगी, साधारणतः नहीं चलती, लेकिन दोनों नासिका 24 में से कम 12 घंटे। तो दोनों नासिका चलने का मतलब ये है कि आपके मिड ब्रेन में एक्टिवेशन हो रही है। योग का मतलब सीधा नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि हम ध्यान लग रहा है, उसके सिम्टम भी हैं, है ना। आपने सिर्फ बाहरी सिम्टम, योगी को ऐसा नहीं, आपको नहीं पता, भीतरी सिम्टम की बात होती है, बाहर की नहीं कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, जगत व्यवहार जैसा जो होता है वो करता है, लेकिन भीतरी जो सिम्टम होते हैं, उसके श्वास पर नियंत्रण होगी, उसकी सुषुम्ना ज़्यादा चलेगी, उसका मन, जो माइंड की रेटिंग है उस पर उसका नियंत्रण होगा। तो जैसे इसकी बात मैंने करी, तो एक तो रस निर्माण होता है, दूसरी बात अपने आप मिड ब्रेन पर काम होने के चलते वो ध्यानावस्था में जाने लगता है, तीसरी बात उसकी श्वास पर अपने आप नियंत्रण होने। तो ये तीन चीज़ें जब होती हैं तो फिर उसको गहरे योग की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी तरह से और भी कई प्रक्रियाएं हैं जो हायर डायमेंशन में हैं। अगर आप चाहें तो उनका जिक्र करना चाहें तो।
जैसे एक विशेष की मैंने कही, ये क्रिया योग की भी आप बात कर रहे थे, तो क्रिया योग में सबसे हायर डायमेंशन की ये बात कही गई है। घटाकाश की साधना में भी इसका विशेष उपयोग है। नाद वगैरह का भी प्राकट्य, इससे अपने आप रस, प्रकाश और नाद, है ना, और सुगंध जो कि जीवा ऊपर जाती है तो नच के, तो ये और स्पर्श समझ लें। मतलब ऐसा समझें कि जो डिवाइन है जगत, उसको अपने आप ये खोलने लगती है। चूँकि जीवा है तो स्पर्श है। अब इसको हम शिव का प्रतीक भी मानते हैं, लिंग का, और ये जो ऊपर गई तो इसको योनि शक्ति का। तो आप यदि इसको ऊपर जीवा को ले जाते हैं तो अपने आप ही शिव और शक्ति का मिले। योग क्या है? अर्धनारीश्वर जो प्रतीक है, तो इसलिए ये शिव है, शक्ति है। हठ योग, हकार और ठकार। हठ योग का मतलब हठ नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। सूर्य और चंद्र का मिलना ही, आपके अंदर जो अपान और प्राण है उसका मिलना ही। तो इसका एक बहुत अच्छा जो तरीका, और कई डायमेंशन, तो जैसे आपने ये किया तो आप ये चीज़ें होने लगती हैं अपने आप ही, ठीक है ना। उसके साथ साथ कुछ और क्रियाएं हैं, जैसे कि शांभवी मुद्रा की बड़ी जिक्र होती है, लेकिन मैं मना करता हूँ। शांभवी मुद्रा साधारणतः एक आध दिन कर लेना अलग बात है, लेकिन नियमित करने पर जो लोग करते हैं, शायद सैकड़ा में कोई एक व्यक्ति ही ठीक ठीक कर पाएगा आधुनिक समय में। क्योंकि आजकल हमारी आँखों में, बताता भी चलता हूँ मैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आँखों में आँखों का बहुत उपयोग है, मोबाइल, पढ़ाई, सारा कुछ। शांभवी मुद्रा में का बहुत उपयोग है। जैसे आँखों को यहाँ ले आना इस तरह से, ठीक है ना, भ्रू मध्य में यहाँ देखना है, ठीक है ना, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। अब इससे भी क्या होता है, आपके मिड ब्रेन पर असर पड़ता है। लेकिन यदि साधारणतः 1-2 मिनट की बात नहीं, फिर घंटों ऐसी अवस्था में योगी होते हैं। जैसे खिचड़ी भी लगाई, 1-आध मिनट लगा लिया तो ठीक है, लाभ मिलेगा। लेकिन कम से कम 1 घड़ी यदि आपने नहीं लगाई तो फिर विशेष लाभ मुझे नहीं लगता है मेरे अनुभव में। और 1 घड़ी लगाने के लिए धीरे धीरे उसमें और भी कई तरीके हैं, और मार्ग निर्देशन के बिना यदि आपने जीवा लंबी कर भी ली तो आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो अब शांभवी मुद्रा करने पर यदि आप निरंतर करते हैं तो आपकी मेमोरी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपका मन शांत होता चला जाएगा, आपकी दृष्टि में बहुत शक्ति आ जाएगी, ठीक है। और कई जो पैरानॉर्मल जो शक्तियाँ हैं, है ना, दूर दृष्टि, दूर से चीज़ों को हिला देना या ऐसा कर देना, शक्तिपात कर देना, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये करने से आपकी आँखें खराब होने लगेंगी, क्योंकि आज आँखों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। आपको शुद्ध देसी गैया का घी, मधु, त्रिफला, आंवला, ये यदि आपको उपलब्ध है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं ठीक ठीक, कुछ रसायनों का भी आँखों के लिए भी, तब तो आप कर सकते हैं, है ना। त्रिफला का भी बहुत उपयोग है इसमें, है ना, त्रिफला चूर्ण वगैरह का भी, जो लोग विशेष आँखों पर काम करते हैं, चूँकि उसमें आंवला वगैरह ये सारी चीज़ें, हर बहेड़ा आंवला, तो वो नहीं होने के चलते और आँखों का विशेष श्रम होने के चलते इस समय में वो उपयोगी नहीं है। शायद सैकड़े में कोई एक प्राकृतिक रूप से इसका अभ्यस्त हो हर एक का शरीर, तो अलग बात है, नहीं तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक विशेष योग में है। उसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बात करें, तो जैसे कि देखते हैं कि महिला अक्सर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती और किसी कारणवश वो कई तरह की बीमारियों से जूझने लगती हैं। कोई ऐसी क्रियाएं, योगा की ऐसी क्रियाएं जिसके ज़रिए वो खुद को स्वस्थ रख सके, या जो भी आम तौर की जो बीमारी से वो जूझती हैं उससे निजात पा सके? ठीक, जो महिला संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे मैंने बताया कि अनुलोम विलोम करें, शरीर सबको स्वास्थ्य देगा। दूसरी बात, ये जो मुद्रा भी मैंने बताया, अपान वायु मुद्रा, इसके एक और डायमेंशन है कि क्लीनिंग करती है। जैसे मेंस वगैरह के समय में या और समय में जो परेशानियां होती हैं, यदि बता दिया जाए उनको, बच्चों को, तो इससे उनको आसानी, उस समय में आसानी होगी। तीसरी बात, एक क्रिया बताता हूँ, साधारणतः उसको खाली पेट करनी है। उससे ये होगा कि हमारे पास समय कम होता है, महिलाओं के पास ऐसे भी समय कम होता है, तो कम समय में कैसे स्वस्थ रखा जा सके अपने को। ऐसा है कि जैसे आप बैठ गए ऐसे, ठीक, सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, गहरी सांस लें और सांस को बाहर निकाल दें,
और श्वास को बाहर रोक दें आप, जितनी देर सांस रोक सकें। हाथों को यहाँ रखें और मैं दिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ऐसे हाथों को यहाँ रखना, पेट को खींचना और छोड़ना है। सहज, जब लगे नहीं रोक सकते हैं तो सहज श्वास प्रश्वास पर आ जाएंगे और उसके बाद फिर इसको कम से कम 3 चक्कर। इससे क्या होगा, आपके जो मेजर जो सिस्टम है वो नोवल सेंटर के आसपास में, लीवर, किडनी, स्प्लीन, सारी चीज़, यूरोजेनाइटल सिस्टम, तो इसको आप स्वस्थ कर सकते। एक सहज मालिश होती है इसकी, सभी कर सकते हैं। साधारणतः महिलाओं को, चूँकि बच्चे को भी जन्म देना होता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम समस्याएं भी उनको होती हैं हर महीने, तो इसके चलते उनका ये मजबूत होगा और स्वस्थ होगा, तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात, चूँकि श्वास रोका हुआ है तो आपके लंग्स पर भी असर हो रहा है, तो लंग्स का सीधा असर हार्ट पर है ना। तो आपने एक क्रिया करके ही आप अपने मेजर सिस्टम को आपने प्रभावित कर लिए, ठीक है ना। तो एक क्रिया तो ये 3 से 11 चक्र तक सुबह कर सकते हैं, खाना खाने के बाद नहीं करना है, ठीक। अनुलोम विलोम बताया, अपान वायु मुद्रा बताई, ये बताया। फिर जैसा कि श्वेतांग जी आप यहाँ पर आए और योगा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और हमारे दर्शकों को इसकी महत्ता से रूबरू करवाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के अति विशेष अतिथि योग आचार्य श्वेतांग आनंद जी, जिससे हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, पटना फ्रेजर रोड, 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।